किसका खर्चा ऐड, सिर्फ कंसाइनर का खर्चा ऐड करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स जो है वो कंसाइनी के गोडाउन में बर्बाद हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं, तो हम उसमें किसका किसका खर्चा ऐड करेंगे, कंसाइनर का खर्चा भी ऐड करेंगे, कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक वर्ड डाला हुआ है, both are abnormal loss, but in case of former, consignees non-recurring expenses are not to be included, where it is to be included in the latter case। मतलब आपकी सीए फाउंडेशन या इंस्टीट्यूट ने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय दी कंसाइनी को एक अलग नाम दिया हुआ है, और उन्होंने वो नाम दिया है क्या, अरे बोलो ना क्या नाम दिया है, non-recurring expenses। So please underline, highlight that part as well। Non-recurring expenses are nothing but the direct expenses which are incurred by the consignee। तो हम वो ऐड करेंगे। तो आगे जाके अगर आपको कोई सम में नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस दिया गया हो और रिकरिंग एक्सपेंसेस दिया गया हो बाय दी कंसाइनी, तो आप वैल्यूएशन के टाइम पर या एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन के टाइम पर आप कौन से कंसीडर करोगे, रिकरिंग क्या नॉन रिकरिंग, जल्दी बताओ मुझे, रिकरिंग क्या नॉन रिकरिंग, जल्दी बताओ। नॉन रिकरिंग कंसीडर करोगे रिकरिंग नहीं कंसीडर करेंगे, नॉन रिकरिंग कंसीडर। रिकरिंग मतलब क्या होता है मालूम है क्या, हर महीने जो आता है, रेंट हर महीने आएगा, इंश्योरेंस हर महीने आएगा, दुकान का रेंट, गोडाउन का रेंट हर महीने आएगा, टैक्स हर महीने आएगा, घर पट्टी ये सारे साल भर में आएंगे। नॉन रिकरिंग मतलब उसके ऊपर का फ्रेट क्या बार बार आएगा, अरे बोलो ना, उसके ऊपर का अनलोडिंग क्या बार बार आएगा, क्या उसके उस माल के ऊपर कूली चार्जेस बार बार आएगा, उस माल के ऊपर अनलोडिंग चार्जेस बार बार आएगा, नहीं बच्चा लोग, इसीलिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर्ड नॉन रिकरिंग। तो आपको आगे जाके अगर कोई सम में रिकरिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग देंगे तो लिख के लो, आपको नॉन रिकरिंग कंसिडर करना पड़ेगा। नॉन रिकरिंग इज नथिंग बट एन अनदर वर्ड विच इज बीइंग गिवन by the institute for the direct expenses incurred by the consignee। Direct expenses incurred by the consignee is also called as non-recurring expenses। ऐसा लिख के लो, direct expenses incurred by the consignee is also called as or also known as non-recurring expenses। So if in some non-recurring expenses is given, kindly consider it for the valuation of stock and also for the valuation of abnormal loss। लिख के लो बड़े अक्षरों में, जो भी मैंने अभी आपको कहा या आपको समझा, ठीक है, लिखो अपने अक्षरों में, अपनी लैंग्वेज में लिख के लो। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस घ्यायचा आहे आपल्याला, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय दी कंसाइनी, या कंसाइनर में भी आपको बोल दिया नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इंकर किया, लेने का रे उसको, रिकरिंग एक्सपेंसेस इंकर किया नहीं लेने का, ठीक है। Recurring expenses can be a word for indirect expenses and non-recurring can be a word for a direct expenses, ठीक है, अलग नाम है बस और कुछ नहीं, ठीक है। So let us go ahead and we will do the next sum, that is illustration number 6 of our module। हमारा क्वेश्चन नंबर है, आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, चलो आ जाओ। Okay, so we were over here yesterday, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं, ये थोड़ी था, कल कौन सा था रे क्वेश्चन नंबर, मैंने कहाँ लिखा था ये सब, कल इवैल्यूएशन अकाउंट में डाला है क्या, कल का सारा कहाँ डाला था मैंने, सेव किया कि नहीं, हाँ ओके, दिस इज समवेयर वी वर 487 करेक्ट। ए बोलो ना 487, यस और नो, अक्षय सर 88 87 क्या था फिर सर, 6 टाइम आपने होमवर्क दिया था सर। हाँ तो यही करवा रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। 487 नहीं समझा होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, मैंने ऐसे बोला जस्ट करो और यहाँ पे करवाने वाला था मैं, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे 487 नंबर 487 आ जाओ, पढ़ेंगे इसको ध्यान से और आगे समझेंगे। फाइन, इसको अब तक क्लोज कर देता हूँ, पढ़ के लेते पहले
क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, हर एक सम को क्वेश्चन में पढ़ना ध्यान से, तभी जाके आपको पेपर में सॉल्व करते आएगा। अब सीएस के बच्चों ने करके दिखाया, मुझे तुमसे उससे ज्यादा उम्मीद है, उनसे टक्के भर की उम्मीद नहीं थी, इतनी भी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। उन्होंने करके दिखाया, ठीक है। तो आई वांट 100%, मैं पहले ही बोल देता, और मेरा ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। सो करके लेना है, मेरे को और कुछ नहीं सुनने का, ठीक है। आई वांट 100% रिजल्ट्स एनी हाउ, फाइन। एनी हाउ मतलब एनी हाउ, तुम्हारे को ज्यादा मेहनत करवाया मैंने, महीने में मेहनत ज्यादा लिए, सबने मेहनत ज्यादा लिए, तो मेहरबानी करे सीरियस हो जाओ। दो महीना बचा है अभी, ढंग से पढ़ाई करो, क्लियर होना है तुमको। अजय ऑफ मुंबई, चेतावनी चेतावनी, धमकी धमकी, जो भी है तो है, ठीक है। अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली, Ajay becomes the consigner, Vijay becomes the consignee. Goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost. अजय जो है विजय को भेजता है 125% of cost, मतलब कितने की लोडिंग हो गई? अरे बोलो ना, कितने की लोडिंग हो गई? 25% की लोडिंग हो गई क्या नहीं हो गई? अरे बोलो ना। यस सर। 25% की लोडिंग हो गई है, बाजू में लिख के लो 25% लोडिंग, 25% लोडिंग। Vijay is entitled to a commission of 10% on sales at an invoice price. विजय को है ना 10% ऑन सेल्स की इनवॉइस प्राइस के ऊपर है ना कमीशन दी जाती है, एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस, मतलब अजय ने उसको 125% पे बेच दिए और विजय को बोला तेरे को इस ये रेट पे तो बेचना ही है, इस रेट से भी ऊपर अगर तूने बेचा तो मैं तेरे को उसके ऊपर 25% का कमीशन दूंगा। अब ये कौन सा कमीशन सर? ये तो फिर ऑर्डिनरी कमीशन नहीं हो गया, ना ही ये डेल क्रेडिटर कमीशन हो गया, तो ये कौन सा कमीशन हो गया? तो ये कमीशन हो गया बच्चा लोग तीसरा नाम का कमीशन, जिसको हम ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं। आ जाओ, मैं आपको उसको सिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आ जाओ यहाँ पे पेज नंबर 6.55 पे, ऑर्डिनरी कमीशन को भी पढ़ेंगे, ओवरराइडिंग कमीशन को भी पढ़ेंगे, डेल क्रेडिटर को बाद में पढ़ेंगे। The term commission simply denotes ordinary commission. It is based on fixed percentage of the gross sales proceeds made by the consignee. अब तक इतने सारे सम्स किए जहां पे आपको कमीशन बोला था फाइंड आउट करने के लिए। आपने कमीशन कैसे फाइंड आउट किया? सेल्स की फिगर ले ली, इंटू 8%, इंटू 10%, इंटू 12% जो भी है उसको हम निकालते थे। कहीं पे भी हमने डेल क्रेडिटर का एक भी सम देखा? नहीं। हमने कहीं पे भी इसके अलावा कोई सम देखा? नहीं। ये वाला सम में कुछ अलग प्रकार की कमीशन आ रही है तो वो देखेंगे हम। It is given by the consignor regardless of whether the consignee is making credit sales or not. इसको हम टोटल दिया जाता है, ऐसा कहीं पे भी बाइफर्केशन नहीं किया जाता है, तूने सेल कैश किया क्या क्रेडिट किया उसके ऊपर ही सेल दूंगा, नहीं, उसके ऊपर ही कमीशन दूंगा। हम कमीशन टोटल अमाउंट पे निकालते हैं। This type of commission does not give any protection to the consignor from the bad debts and it is provided on total sales. जैसे मैंने आपको पहले भी हिंट दी थी, हमने पहला भी पढ़ा था, डेल क्रेडिटर कुछ बैड डेट्स के रिलेटेड है, ये वाला तो कुछ बैड डेट्स के रिलेटेड नहीं है। मतलब अगर कुछ बैड डेट्स हो जाता है तो ये कंप्लीट लॉस किसका हो जाएगा? कंसाइनर का हो जाएगा। तो इसलिए कंसाइनर को ऑर्डिनरी कमीशन में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है ऑन द बैड डेट्स। तो ये आपकी ऑर्डिनरी कमीशन एक बार पढ़ लिया हमने। अब हम ओवरराइडिंग कमीशन कर रहे हैं क्योंकि हमारा सम अभी उसके ऊपर आ रहा है। अगला सम जब डेल क्रेडिटर के ऊपर आएगा तो हम उसको भी पढ़ेंगे आगे। ओवरराइडिंग में अंडरलाइन, इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन allowed by the consignor to the consignee to promote sales at a higher price. उसको बोला जाता है तेरे को अगर ये बेचना है ना तो 125 में तो मिनिमम बेचना ही है, लेकिन 125 के ऊपर भी अगर तूने बेचा तो मैं तेरे को एक्सेस अमाउंट के ऊपर अलग से कमीशन दूंगा। ऑर्डिनरी कमीशन तो दूंगा ही मैं तेरे को एक एडिशनल कमीशन दूंगा मैं। To promote sales at higher price than specified or to encourage the consignee to put hard work in introducing new product in the market. कभी कभी ओवरराइडिंग कमीशन नया प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी दिया जाता है। जैसे कि आज LIC की अगर आप पॉलिसी बेचते हो और आप अगर एजेंट हो तो LIC में बेचने के लिए ज्यादा ट्रबल नहीं आता है क्योंकि उतना ट्रस्ट आ गया है LIC के ऊपर। तो LIC के ऊपर कमीशन एजेंट को हार्डली 8% 6% कमीशन मिलता है। लेकिन बजाज अलायंस, एक्साइड इंश्योरेंस, कोई भी अमका धमका फ्यूचर जनरली जिसमें आप गए थे,
इनके नाम कभी सुने नहीं है, प्राइवेट है, तो आपको है ना उसकी पॉलिसियां बांटने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि सामने वाले का ट्रस्ट फैक्टर नहीं है यहाँ पे। तो सामने वाले का ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने के लिए आप ज्यादा हार्डवर्क करते हो, और आप अगर ज्यादा हार्डवर्क करेंगे तो कंपनी भी आपको रिटर्न में ज्यादा देगी। तो कंपनी उन लोगों को कमीशन देती है 20%, 25% भी देती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है सुनंदा मैम को ज्यादा जाता है, हाँ जाता है, क्योंकि एक फ्यूचर जनरली का पॉलिसी बांटना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू पॉलिसी बांटना एलआईसी का है। वैसे ही ओवरराइडिंग कमीशन नॉर्मली उन लोगों को भी दिया जाता है जो अगर नया प्रोडक्ट हम मार्केट में लाते हैं और सामने वाले को बोलते हैं तू बेच तो सही, अपना हार्डवर्क डाल, मैं तेरे को ओवरराइडिंग कमीशन देता हूँ। ओवरराइडिंग कमीशन को हम शॉर्ट में ओआरसी भी बोलते हैं, ओआरसी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्रैक्टिकली हम ओआरसी बोलते हैं। Depending on the agreement, it is calculated on total sales or on the difference between actual sales at invoice price or any specified price. In order to encourage the consignee to earn higher margins, it can also be in the form of additional profits made by the consignee on the sale of goods. कभी कभी आपको प्रॉफिट्स के ऊपर भी दिया जा सकता है कि तो ऊपर का पेज, उसमें जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा हम दोनों बांट लेंगे 50-50, 40-60, 20-30, 30-60, 30-70 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसा बांट देंगे। तो इस तरीके से अब किया जाता है। डेल क्रेडिटर के बारे में बाद में आऊंगा। चलो आ जाओ वापस सम की ओर, वापस सम की ओर। तो यहाँ पे लिख लो at and 25% on any excess realized over invoice price को हम लिखेंगे ORC, लिख के लो बाजू में ORC, ये ORC हो गया। साधारण कमीशन भी दिया जाएगा, ORC भी दिया जाएगा, लेकिन ORC तब दिया जाएगा जब वो 125 के ऊपर बेचेगा, मतलब जो नॉर्मली उसने लोडिंग के बाद भी आगे का अगर प्रॉफिट किया तो उसको मिलेगा। The expenses of freight and insurance incurred by Ajay were 10,000. Expenses and इंश्योरेंस इंकर्ड बाय अजय 10,000 रुपीज से। बताओ एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, जल्दी बोलो यस और नो, अरे आया नहीं, यस और नो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, यस और यस Yes. यस यस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जल्दी बोलो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कौन सा एक्सपेंसेस हुआ, ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस कंसाइनर ने बेयर किया है, Direct. डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, रिकरिंग नॉन non-recurring. एनआरसी एनआरई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, एनआरई, ठीक है। आप लिखना चालू करो रिकरिंग नॉन रिकरिंग, क्यों कभी ना कभी ऐसा आपको बाउंसर डाल सकते हैं ये। The account sales received by Ajay shows that Vijay has affected a sales of rupees 1 lakh in respect of 75% of the consignment. 1 लाख का उसने सेल किया हुआ है, 75% ऑफ कंसाइनमेंट रिप्रेजेंट करता है उसको, 1 लाख रुपए का सेल किया है। जरा देखते हैं आगे, सेल किया तो आप क्या करोगे, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में डाल दोगे बाय, बाय बोलो ना, बाय क्या, अरे बोलो ना, बाय सेल्स क्या, बाय अजय, बाय सेल्स क्या, बाय अजय, बाय अजय नहीं सॉरी, बाय बाय अजय नहीं रहो, बाय विजय, बाय विजय लिखोगे क्या बाय सेल्स लिखोगे, जल्दी बोलो, बाय विजय क्या बाय सेल्स, बाय विजय लिखोगे, 1 लाख रुपए, Vijay. 1 लाख रुपए। आगे हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स्ड वेयर 8,000, उसने को सेलिंग एक्सपेंसेस किए थे 8,000 रुपए, उसको रीइंबर्स करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टू कैश नहीं बेटा, विजय 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 जब To Vijay. करता है टू विजय, जब कंसाइनर बेयर करता है तो टू कैश डालते हैं, जब विजय बेयर करता है तो टू विजय लिखते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेलिंग एक्सपेंसेस। बताओ वापस, कंसाइनी ने सेलिंग एक्सपेंसेस बेयर की है, इनडायरेक्ट क्या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या डायरेक्ट, अरे जल्दी बोलो, डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट, जल्दी बोलो, डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके आगे 10% ऑफ द कंसाइनमेंट, सेल के ऊपर अपन इनडायरेक्ट ही बोलते हैं ना हमेशा, सेल, अरे यार सेल एक्सपेंसेस रे बाबा, सेलिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन कहाँ देखी है हमने, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में 11वीं में भी देखी है, 12वीं में भी देखी है। द एक्सपेंसेस व्हिच आर incurred for the production and purchase of goods are called as direct expenses. The expenses which are incurred for sale of goods हमने indirect expenses बोले थे। आओ कोड़े रे तेरा, तो ऐसा ऐसा रहा तो एडवर्टाइजमेंट भी ऊपर Indirectly बोला था. अच्छा ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 12,500 वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर एट द दिल्ली गोडाउन, दिल्ली गोडाउन में ना डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है, एंड द इंश्योरेंस कंपनी
पेड 12,000 नेट ऑफ सैलरीज। क्या मुझे आपके नोट एक बार कंफर्म तो करो, आपके मॉड्यूल में भी 12,000 लिखा है क्या? आपके मॉड्यूल में भी 12,000 लिखा है क्या? 12,500 12,500 500 हायर का है एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट ऑफ सैलरी, 12,000 ही लिखा है क्या? Yes, sir. yes Yes, sir. थोड़ा वहां पे सम में थोड़ा गड़बड़ है, मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ क्यों गड़बड़ है। ये लॉजिकली फिट नहीं बैठता है, ये लॉजिकली फिट नहीं बैठता है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों गड़बड़ है, ठीक है? आगे समझाऊंगा मैं आगे। तो 10% ऑफ माल जो है 12,500 का बर्बाद हो गया फायर में एट द दिल्ली गोडाउन। दिल्ली का गोडाउन में है ना ये। दिल्ली गोडाउन मतलब कौन सा गोडाउन? कंसाइनी के गोडाउन में, क्या कंसाइनर के गोडाउन में? जरा देखो पहली लाइन से आपको समझेगा। Consignee. कंसाइनी जो है वो दिल्ली में बैठता है और अजय जो है मुंबई में बैठता है। तो आपको इंस्टीट्यूट में बोला ना, कोई भी सीधी सीधी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं देते, घुमा फिरा के देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिल्ली गोडाउन मतलब कंसाइनी में हो गया बर्बाद, लिख के लो। कंसाइनी गोडाउन, कंसाइनी गोडाउन में बर्बाद हुआ। यहाँ पे फाइनली तुमको है ना एक हिंट मिली है। काय की हिंट मिली मालूम है क्या? पहली एंट्री की, पहली एंट्री की हिंट मिली है तुमको। पहली एंट्री में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अमाउंट दी गई है क्या? अरे बोलो ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अमाउंट दी गई है क्या? अरे बोलो ना, क्या बोला है? सिर्फ कि इट विल बी सोल्ड एट इनवॉइस कॉस्ट प्लस 25%, ऐसा बोला गया है। हाँ, या 125% ऑफ कॉस्ट, कहीं पे भी अमाउंट दी गई थी क्या? अरे बोलो ना। हाँ, नो सर No. अभी आपको ये लाइन में आपको लाइन समझ में आई कैसे मालूम है क्या? आपको कितने कितने परसेंट के गुड्स बर्बाद हुए, कितने परसेंट के गुड्स बर्बाद हुए, 10%, उसकी वैल्यू 10%, कितनी दी गई है? उसकी वैल्यू क्या दी गई है? 12,500, 12,500 12,500. अगर 10% 12,500 है तो 100% क्या हुआ? 10% 1,25,000 125 क्या हुआ? बोलो, 1,25,000 आया नहीं? अब yes इस sir 25,000 represents what? This 1,25,000 represents what? Including loading price क्या excluding? sent on consign goods sent on consignment. Excluding loading price। हाँ, 1,25,000 happens to be goods sent on consignment। Absolutely right, जिसने मुझे बोला absolutely right। मेरा कहना ये है कि this 1,25,000 includes loading price क्या exclude loading price? include Includes loading, Includes क्योंकि ये गोडाउन में हुआ है, दिल्ली के गोडाउन में हुआ है। तो दिल्ली वाले गोडाउन को मतलब विजय को तो 12,500 मालूम है, उसको उसको खोपचे का थोड़ी मालूम है कि उसने 25% ऐड करके भेजा हुआ है उसने। तो वो 12,500 happens to be the loaded price। तो सेम केस 1,25,000 also happens to be the loaded price। तो मेरा सवाल आपके लिए बहुत सिंपल, अगर 1,25,000 is including loading price, then how much is loading? Then how much is loading? जल्दी बताओ, how much is loading? 25,000. 25,000 25,000. क्योंकि ये यहाँ पे तो संयोग आ गया 25, 125, तो आप कैलकुलेट कर पाए। लेकिन यहाँ पे कोई भलता दूसरा अमाउंट आता था 1,37,500, 1,45,200, तो आप क्या करते थे? इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125। क्लियर क्या नहीं? अरे क्लियर क्या नहीं? यस और yes नो? sir या नहीं तो हाँ। 25% on cost, then how much on selling price? ये भी तो मैंने सिखाया है ना तुमको। If 25% on cost, then how yes much sir price? 20% on selling price। तो आप डायरेक्टली इंटू 150 20% भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे भलताच आ गया 1,45,000, 1,42,000, तो आप इंटू क्या करोगे? 20% टू फाइंड आउट लोडिंग प्राइस। समझा के नहीं? यस और नो? अरे हाँ या नहीं बोलो ना यार। ये yes sir आगे चलो, Yes, sir. आगे बढ़ते। एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट ऑफ सैलरी, जो अपन बाद में देखते हैं। विजय रेमिटेड द बैलेंस इन द फेवर ऑफ अजय। विजय ने जो भी बचा हुआ बैलेंस है वो अजय को दे दिया। मतलब विजय का अकाउंट जब भी क्लोज करेंगे बाय कैश या टू कैश से अपन क्लोज करेंगे। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ विजय इन द बुक्स ऑफ अजय along with the necessary calculation। अब तक हमने मॉड्यूल के ऑलमोस्ट एक सम छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ के, सारे सम्स अभी खत्म होने को आए हैं हमारे सॉल्व वाले। सारे सम्स में सारे कंसाइनर के बुक्स के एंट्रीज पूछे गए, सारे कंसाइनर के बुक्स के। ओके, कंसाइनी के रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया। कंसाइनी क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बनाता है, वो है अकाउंट सेल स्टेटमेंट, वो हम अभी भी देखना बाकी है, ठीक है? तो लेकिन कंसाइनर का ही पूछा गया। चलो बना लो।
हमको सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाने हैं, बाकी का वर्किंग नोट में करेंगे। आ जाओ चलो, लेट अस गो हेड। So in the books of 487, in the books of, बोला गया है अजय करो, in the books of अजय, ठीक है, कंसाइनमेंट टू विजय अकाउंट, कंसाइनमेंट टू विजय अकाउंट, और नीचे विजय अकाउंट बना लो। कंसाइनमेंट टू विजय अकाउंट है, नीचे विजय अकाउंट बना लो, ठीक है। यहाँ पे मैं सुंदरम को रिप्लेस करता हूँ विजय से, सुंदरम को रिप्लेस करता हूँ विजय से, विजय यस। टाइम वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बोला ना, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकती है रे। तुमको जो लगता है बहुत ही सिंपल आपको मिलेंगी इंफॉर्मेशन, वो भी नहीं मिलती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अटका दिया आपको। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की ही वैल्यू नहीं दी गई है, वो निकालेंगे अपन। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की ही वैल्यू नहीं दी गई है, वो अपन निकालने वाले अभी। ओके, लेट अस गो हेड। उसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे अभी। वर्किंग नोट नंबर 1, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट करेंगे अपन। सो इट इज गिवन दैट 10% of the consignment goods, 10% of the consigned goods of the value rupees 12,500 were destroyed in fire, at consignee's premises, through this information we can ascertain, आपके लिए लिख रहा हूं इतना बड़ा ताकि आपको समझे कि हमने इसके बेसिस पे हमने गुड्स सेंट। वी कैन ascertain the value of goods sent to consignment, sent on consignment actually, sent on में टू लिख के है तो गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट नहीं बाबा, ऑन है, ऑन हर जगह पे प्लीज ऑन कर लो यार, परफेक्शन, ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैं बोलता था ऑन बट शायद से टू टाइप हो गया था गलती से, ओके। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, so which will be if 10% is 1 lakh, what 12,500, then what is 100%? Okay, so 12,500 goods sent on consignment is equal to 12,500 into 100 divided by 10 goods sent on consignment is equal to 1,25,000. Clear? लोडिंग भी इमीडिएटली निकाल लेंगे। therefore loading is equal to 1,25,000 into 25 divided by 125 करो, या फिर डायरेक्टली into 20% करो, जो भी आपको लगता है आपको करो, या और 1,25,000 into 20%, 25% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, करेक्ट ना? हाँ, सो आपका आ जाता है 25,000 आंसर है। आपके ऊपर है आपको क्या करना है। therefore लोडिंग भी अपन निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे लोडिंग भी निकाल चुके हैं हम। लोडिंग भी निकाला हमने 1,25,000 into 25 divided by 125, लिख के लो बड़े अक्षरों में। ओके, so this is what we have. अब सुनो, लोडिंग अब क्या करेंगे आगे से, जैसे ही हम तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते हैं ना, इमीडिएटली राइट साइड में लिख देंगे, नहीं तो बाद में भूल ना जाओ तुम। हाँ, तो लोडिंग इमीडिएटली कर दो। आपको मालूम है लोडिंग निकालने का ये, तो आखिरी में काय को रुकते हैं और तब आप भूल ना जाओ, तो इससे बेटर वे हम इमीडिएटली यहीं पे डाल देंगे, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। अगर
अगर कोई भी सम है ना लोडेड प्राइस से आ जाता है तो इमीडिएटली उल्टी एंट्री अभी से मार लो, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपके एक बार हाथ में बैठ जाएगा ये तो हमेशा आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। लोडिंग, ठीक है, यहाँ पे लोडिंग जो गुड्स भेजे थे तो हो गया 1 लाख, अपने आप देखो 1,25,000 माइनस 25 1 लाख हो गया, 1 लाख इज द कॉस्ट। इमीडिएटली ये डाल देना, ठीक है, तो आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा ये। हम इसको एक इंच कलर कर देते बस, ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि अपन ये इसको एक साथ करने वाले हैं हमेशा। सो दिस इज फॉर यू, ये और ये दोनों एंट्री हमेशा हम एक साथ करेंगे जब भी आगे जाके लोडिंग वाला आता है तो। हाँ, हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ू मैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का मंजिल बहुत सिंपल है, सिर्फ कमीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और वो लॉस का अपन निकालेंगे इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है। बाकी का सिंपल है। उसने कितना डायरेक्ट खर्चा किया अजय ने, टू कैश ऑब्लिक बैंक डाल दो, क्या क्या खर्चा किया, टू कैश ऑब्लिक बैंक, फ्रेट और खर्चा किया फ्रेट और इंश्योरेंस, कितना 20, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 10,000 डाल दो, 10,000 रुपीज डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली 10,000 आउटर कॉलम में लिखा तो भी चलेगा, इसको अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं, हमारा उतना ही छोटा हो जाएगा सम, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब विजय ने कौन सा खर्चा किया, सर विजय ने एक ही खर्चा किया, वही सेलिंग एक्सपेंसेस। कमीशन हम हमेशा अलग से दिखाते हैं, आपको मालूम है, ओके। सेलिंग एक्सपेंसेस डाल दो, विजय ने खर्चा किया सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000, 8,000 डाल दो, ओके। बाकी का सब उड़ा दो आप, बाकी का उड़ा सकते हो आप, ठीक है, फाइन, मतलब मैं उड़ा रहा हूँ, आपको कोई उड़ाने की जरूरत नहीं, फाइन, कुछ है नहीं मतलब। नेक्स्ट, ये विजय को हम यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट लिख देंगे 8,000 रुपए, बाय कंसाइनमेंट 8,000 रुपए हो गया, सम छोटा होते जा रहा है, ओके। नेक्स्ट, जो उसने सेल किया, बाय सेल्स, बाय विजय अकाउंट सेल्स, कितना सेल्स किया दिया गया है स्ट्रेट अवे, 75% सेल किया है, 75% सेल किया है 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दो, टू कंसाइनमेंट 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। वन बाय वन हमने देखा, टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू विजय एंड बाय सेल्स, एंड उसका दूसरा इफेक्ट दे दिया हमने, ठीक है, एक एक करके दूसरा इफेक्ट दे दिया हमने। बचता है सिर्फ कमीशन, कमीशन अपन करेंगे उसके लिए एक वर्किंग नोट अलग से, वर्किंग नोट करेंगे एंड अब नॉर्मल लॉस भी निकालेंगे अपन दोनों। ये वर्किंग नोट कर लो 2, वर्किंग नोट कर लो 2, देखेंगे उसमें क्या आएगा, वर्किंग नोट कर लो 2, देखते हैं अपन, ठीक है। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, एबनॉर्मल लॉस बाद में करेंगे अपन, वर्किंग नोट नंबर 2 कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, होल्ड ऑन, ये वर्किंग नोट नंबर 2, कमीशन, कमीशन टू विजय, ठीक है। पहला ऑर्डिनरी कमीशन उसको दिया जाएगा, दूसरा ओआरसी कमीशन भी दिया जाएगा, ओवरराइडिंग कमीशन भी दिया जाएगा, निकालेंगे अपन कैसे निकाला है उन्होंने, ठीक है। जरा देखते हैं, पहले ऑर्डिनरी कमीशन दे देंगे उसको, ordinary commission will be given on the sale price, on total sale price, ठीक है, is always given on the total selling price, ठीक है, total selling price। तो उसने कितना सेल किया हुआ है, ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन उसको कितना दिया जा रहा है, 10% ऑफ माई टोटल सेलिंग प्राइस, 10% ऑफ रुपीज 1 लाख, सिंपल। 10, अच्छा नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 लाख नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड,
एक मिनट, ओवर एंड अबाव बोला गया ना, इनवॉइस प्राइस पे जो बेचेगा, इनवॉइस प्राइस पे, तो 1,25,000 का 75% ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 75% ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज इक्वल टू 75% ऑफ 1,25,000। निकालो तो कितना आता है, 75% 1,25,000 कितना आता है, बताओ तो मुझे कितना आता है, जल्दी बताओ। 75% ऑफ 1,25,000 कितना आता है, 93,750, क्योंकि उसने बोला गया है कि हम 10% देंगे अगर सेल किया है इनवॉइस प्राइस पे, तो 93,750 इनवॉइस प्राइस बनी 75% की, तो इसका उसको 10% जाएगा, तो ऑर्डिनरी कमीशन इसका दिया जाएगा, ऑर्डिनरी कमीशन दिया जाएगा 93,750 के ऊपर 10% वो होता है 9375। लेकिन यही चीज 1,93,750 में भी बेच सकता था, उसने उसमें तो बेचा ही, प्लस उसने यही चीज एक्स्ट्रा में बेची 1,00,000 रुपए में, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा बेचा उसने, ओवर एंड अबाउ दी इनवॉइस प्राइस, ओवर एंड अबाउ दी इनवॉइस प्राइस, बताओ कितना हुआ, 1,00,000 माइनस 93,750, तो बताओ उसने एक्सेस पैसा कितना कमाया, ये कितने में बेचा एक्सेस, जल्दी बोलो कितना है, 6,250। कितना परसेंटेज दिया जाएगा, एक्सेस के ऊपर कितना परसेंटेज दिया जाएगा, बताओ एक्सेस के ऊपर परसेंटेज 25%। So overriding commission will be your 6,250 into 25% is equal to कितना होता है, 1563। Then my total commission will be 9375 plus 1563 is equal to 10,938 rupees। ओके, देखो एक बार चेक करो सारे कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन अपने सारे चेक कर लो, फिर लिखो। समझा सबको कैसे आया ये टोटल कमीशन? टोटल कमीशन समझा कि नहीं? अरे हाँ या नहीं तो यस सर। ओके, so total commission is 9375 plus 1563 is equal to 10,938। डाल दो यहाँ पे 10,938 और उसका दूसरा इफेक्ट नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन। वो आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ सब जर्नल एंट्री हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, समझ लिया है। 4 से 6 सम्स किए थे, मुझे अभी तक कल का किसी का भी सम नहीं आया, जो परसों भेजा था मैंने, किसी का भी नहीं आया। मैंने बोला कोई तो भेजो, मैं चेक करके बता देता हूँ, किसी ने भी नहीं भेजा अब तक। 10,938 डाल दिया हमने। ओके, ये हो गया हमारा विजय का कमीशन। अब हमको निकालना है एबनॉर्मल लॉस और फिर बाद में निकालना है स्टॉक लाइन विद कंसाइनी। वर्किंग नोट नंबर 3, एबनॉर्मल लॉस निकालो। वर्किंग नोट नंबर 3, नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना परसेंट? सर वो तो दिया गया था सर, 10% ऑफ वैल्यू, 10% दिया गया है एबनॉर्मल लॉस। चलो डायरेक्ट डाल देते हैं अपन, ब्रैकेट में डाल दो 10%। वैल्यू तो आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट नहीं एक्चुअली, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक जो जल के राख हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना हुआ है, 12,500। अब बताओ इस पे ये कहाँ हुआ था, कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है, हाँ या नहीं? तो बताओ किस किस के खर्चे आप ऐड करोगे, किस किस के खर्चे ऐड करोगे? कंसाइनर के खर्चे ऐड करोगे क्या? अरे बोलो ना, कंसाइनर का खर्चा ऐड करोगे क्या? अरे बोलो ना, एड proportionate cost of direct expenses incurred by the कंसाइनी ने भी खर्चे बेयर किए हैं, वो भी ऐड होने चाहिए, लेकिन कंसाइनी ने कोई भी डायरेक्ट खर्चा ऐड नहीं किया है, तो इसलिए हम ऐड नहीं करने वाले हैं। तो कंसाइनर ने जो खर्चा बेयर किया है वो कितना बेयर किया है, 10,000
10,000 बेयर किया, 10% डिस्ट्रॉय हुआ, सिंपल। 10,000 के ऊपर 10%, तो सिंपल। 10,000 के ऊपर 10%, कितना हो गया? 1,000 हो गया, हाँ या नहीं? 1,000 हो गया। अपन यहाँ पे करेंगे, कितना हो गया? कितना हुआ इसका? ये हो जाता है सर आपका 13,500, लेकिन मेरे को उसका लोडिंग भी तो माइनस करना है। ओरिजिनल में लोडिंग पड़ा रहेगा ना? अरे बोलो ना, लॉस में क्या आप प्रॉफिट ऐड करोगे क्या? एबनॉर्मल लॉस में आप प्रॉफिट, तो आपका यहाँ पे टोटल हो जाता है 13,500। हमको ऊपर जो 12,500 है उसकी लोडिंग भी तो माइनस करनी पड़ेगी। लेस लोडिंग ऑफ लोडिंग 25% किसके ऊपर? 12,500 के ऊपर 20% निकालो, सिंपल। या आपको 12,500 इंटू 25 डिवाइड बाय 125 करना है तो भी चलेगा। इंटू 20% निकालो, कितना हुआ है? 2,500 माइनस करो आप, लेस आपका हो जाएगा लोडिंग के बाद नेट एबनॉर्मल लॉस। नेट एबनॉर्मल लॉस आपका हो जाता है ये माइनस ये, ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस, नॉट नेट नहीं, ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस। अब मुझे ये बताओ, कोई आदमी इतना भी तो पागल नहीं हो सकता है ना, इंश्योरेंस कंपनी वाले इतने भी तो पागल नहीं हो सकते ना यार। 11,000 के गुड्स हैं, 12,000 का इंश्योरेंस क्लेम कौन देता रे बाबा? 12,000 का इंश्योरेंस क्लेम कौन देगा? अरे मुझे इसलिए मैं आपको 10 बार पूछा कि आपका है ना 12,000 का इंश्योरेंस क्लेम दिया है उन्होंने, पागल है क्या इंश्योरेंस कंपनी? तो ज्यादा देगी, तो मुझे लगता है वहां पे 10,000 आना चाहिए आपके सम में, लेकिन उन्होंने 12,000 दे दिया। तो इसलिए क्या किया मालूम है क्या उन्होंने? एंट्री डालने के टाइम पर है ना दिया 11,000। एक्चुअली देखा जाए तो एंट्री होनी चाहिए थी 10,000 का इंश्योरेंस होता था और 1,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता था। बाय इंश्योरेंस कंपनी 10,000 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000। छोड़ नहीं छोड़, 12,000 आया तो क्या करेंगे? अरे आया ना तो ठीक है, बताओ मुझे एंट्री बताओ, चलो एंट्री बताओ मुझे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डालो ना एंट्री तो करो ना, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अगर 12,000 होता था, ठीक है, यहाँ पे अपन 12,000 ले लेंगे। टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अरे हाँ या नहीं? अरे बोलो ना, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखते थे क्या नहीं? हाँ, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, Yes, sir. टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो आपने नॉर्मली एंट्रियां सीखी है, जो यहाँ ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा? ऊपर का जाता है आपके बैलेंस शीट में, हाँ या नहीं? ऊपर का जाता है आपके बैलेंस शीट में। ये आपका यहाँ पे गुड्स बर्बाद हुए एक्चुअली 11,000 के। अब आपको डेबिट में लिख सकते हो क्या? नहीं, लॉस बाय फायर आपको क्रेडिट में ही लिखना है। क्रेडिट में आप लॉस लिख सकते हो क्या? गेन लिखोगे? अरे बोलो ना, लॉस लिखोगे कि गेन लिखोगे? अरे बोलो ना, गेन प्रॉफिट। तो अंदर ही हंसी नहीं आएगी क्या तुमको करने में? टू प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ गुड्स, ये क्या है? ये क्या है? कोई पागल है क्या? कोई पागल है क्या? व्हाट इज दिस अकाउंट? टू प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ गुड्स, ऐसा कभी होता है क्या? अरे आपने अगर बुक्स में दिखा दिया ना प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ गुड्स, कोई भी इन्वेस्टर देखेगा और वो इस इंश्योरेंस कंपनी में है ना डायरेक्टली ब्लेम करेगा, व्हाट आर यू डूइंग दिस? इंश्योरेंस ने फालतू में ज्यादा के पैसे दे दिए, ज्यादा पैसा दे भी नहीं सकता। आपने ये अकाउंट आपको सेपरेटली दिखाना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा हमने टू लॉस बाय फायर अलग से दिखाया है ना? अरे बोलो ना, हमेशा हमने लॉस डेबिट में लॉस बाय फायर अलग दिखाया है ना? तो प्रॉफिट Yes, sir. प्रॉफिट और लॉस बाय फायर भी आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। कोई भी बोलेगा गालियां देगा उस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर, अवगढ़ है ये आपका। ये मॉड्यूल का सबने ना 12,000 डाल के कुछ तो गड़बड़ किया, 12,000 हो भी नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे 12,000 डाल दिया। सब में क्या करना चाहिए आंसर में? उन्होंने बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा। पहली बात तो बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो हम कभी बनाते नहीं है। हम इधर क्या करते थे, बाय इंश्योरेंस कंपनी लिखते थे या बाय P&L लिखते थे। यहाँ पे इन्होंने बाय एबनॉर्मल लॉस डाल के पता नहीं क्या बड़े तीर मारे उन्होंने। सिंपल है, आई स्टिल बिलीव यहाँ पे ये जो सम है 11,000 न करके 11,000 ही पकड़ो, चलो सम में भी 11,000 भी आपको इंश्योरेंस क्लेम आया तो भी आप बाय इंश्योरेंस कंपनी लिख सकते हो। लेकिन ये वाली एंट्री कभी नहीं हो सकती है। अरे कौन इंश्योरेंस कंपनी को मामू बनाएगा? अरे इम्पॉसिबल है। इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आना चाहिए था कि ये जो गुड्स थे ये ऑलरेडी लोडेड प्राइस पे चल रहे थे। लोडेड प्राइस पे चल रहे थे तो दे कैन रीइंबर्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, दे कैन नॉट रीइंबर्स द प्रॉफिट विच इज इंक्लूडेड इन दैट मटेरियल। अवगढ़ आपका पता नहीं ये सम कैसा बना लिया है। लेकिन इन शॉर्ट एनीवेज क्रेडिट साइड में आपका इंश्योरेंस ना भी हो, आपके क्रेडिट में तो उतना ही ज्यादा है जिसका अपना एबनॉर्मल लॉस आपका बर्बाद हुआ है। हमेशा ऐसे ही करते हो। तो बाय
आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर लिखो, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर या ऑब्लिक इंश्योरेंस कंपनी लिख के लो, ऐसा लिख के लो बस, ठीक है। ऑब्लिक इंश्योरेंस कंपनी इस टाइम में अगर आपको सबसे सुरक्षित यही चीज हो सकती है, ठीक है फाइन। एनीवेज 1000 का अगर इस वाले सम में भी है तो 1000 का इम्पैक्ट पी&एल में ही आएगा, हमारे यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है ओके। पी&एल में ही आएगा, हमारा क्रेडिट में हमेशा 11000 का ही जाएगा। ये है वर्किंग नोट नंबर 3। मुझे लगा आपके मॉड्यूल ने 12 का 10 कर दिया होगा बट नहीं किया है, स्ट्रेंज। तो बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर या ऑब्लिक इंश्योरेंस कंपनी 11000 रुपए होके क्लोज करो इन वर्किंग नोट नंबर 3। फाइनली लास्ट हमारा वर्किंग नोट नंबर 4 बचा है, दैट इज माय फेवरेट, स्टॉक लाइन विद द कंसाइनी। हो गया, मैं आगे बढ़ूं, लिख के हो गया एबनॉर्मल लॉस, तो मैं आगे बढ़ूं, हो गया एवरीवन। स्टॉक लाइन विद कंसाइनी बस दिखाना है लास्ट मुझे एंड विल क्लोज इट आउट। स्टॉक लाइन विद कंसाइनी वर्किंग लिख के चालू है क्या तुम्हारा, लिखो लिखो। अभी तक हमने प्रॉफिट का फिगर डाला नहीं है, ओके होल्ड ऑन टू दैट एक्सटेंट, क्लोजिंग हमको स्टॉक निकालना बाकी है, फाइन। प्रैक्टिस करेंगे यही सम्स बार बार तो फास्ट समझ में आ जाएगा, बट आई स्टिल बिलीव इट हैपेंस टू बी अ गुड चैप्टर, सम आने के चांसेस है, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलो कंसाइनी ध्यान से देखो, मैं नीचे वर्किंग नोट, अभी मेरे पास ऊपर तो जगह नहीं है, मैं या नहीं तो ये वाला वर्किंग नोट, आई डोंट नो, चलो नीचे ही देखो फिर अपन ऊपर जाएंगे, ठीक है। गुड्स लाइन विद कंसाइनी, कंसाइनी के पास गुड्स कितने पड़े रहेंगे, हमने उसको है ना 1,25,000 के गुड्स बेचे थे, हाँ या नहीं, अरे बोलो ना हाँ या नहीं, अरे यस और नो, यस और नो, हाँ अरे बोलो ना। यस सर। उसमें से उसने कितना, Yes, sir. उसमें से कितना बेचा है बोला गया, वो भी परसेंटेज बोला गया है, कितना बेचा है, कितना बेचा है, 75% बेचा है, मतलब 100% में से 75 है, कितने बचे 25, 10% 25 बस। हो गया, 10% लॉस हो गया, तो मतलब अभी उसके पास कितने गुड्स बचे होंगे, बताओ कितने गुड्स बचे, 15%। 15 15%. 15%। तो आपको पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि वर्किंग नोट नंबर 4 की शुरुआत होगी आपके स्टॉक लाइन विद कंसाइनी में आपका 15%। 15% कैसे आया वो दिखा रहा हूं आपको मैं, ओके। अवेलेबल क्वांटिटी या अवेलेबल परसेंटेज जो भी उसके पास पड़ा रहेगा, अवेलेबल स्टॉक विल बी 100% सेंट माइनस 75% सोल्ड, ओके, माइनस 10% एबनॉर्मल लॉस, 10% लॉस, ओके, 10% लॉस या 10% फायर डाल दो, इज इक्वल टू 15% बचे रहेंगे उसके पास, आपको पहले वो समझना जरूरी है। 15% बचे हैं उसके पास, अब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया अवेलेबल स्टॉक, हो गया परसेंटेज के मामले में निकालेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल, वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल उसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, 1,25,000 का 15%, 1,25,000 का 15% निकालो, 1,25,000 का 15%, 18,750 आ जाएगा, ये हो गया उसके पास वैल्यू। एड प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनर, एड प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द इंकर्ड बाय द कंसाइनी, कुछ नहीं आएगा कंसाइनी, नील, कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसने सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस आर नॉट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसका आएगा, कंसाइनर का, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया 10,000, सिंपल 10,000 के ऊपर 15%, 10,000 के ऊपर 15%, सो सिंपल 15% बचा हुआ है, 15% कैलकुलेट कर सकते हो, 1,500 रुपए आ गया, टोटल आपके पास स्टॉक लाइन विद कंसाइनी आ जाएगा, स्टॉक लाइन विद कंसाइनी आ जाएगा आपको, स्टॉक
स्टॉक लाइन विद कंसाइन, ये बार बार लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर कंसाइनी, ताकि आप पेपर में भूलो मत। ओके, फॉर्मेट फिक्स रहना चाहिए। 20,000 to 50, बताओ इसके अंदर भी लोडिंग घुसा हुआ रहेगा? हाँ सर, लोडिंग घुसा हुआ रहेगा। लोडिंग डाल दो, कैसे निकालोगे? लोडिंग ऑन अबाउ, दैट इज 18,750 के ऊपर लोडिंग निकालोगे 20%। 20% निकालो, कितना आता है लोडिंग? बताओ मुझे, 18,750 के ऊपर लोडिंग बताओ कितना आता है? 3,750 है, जरा देखो एक बार। 3,750 सच्ची में? एक मिनट, 18750 इंटू 20%, 3750 बरोबर। लोडिंग ऑन अबाउ 18,750 इंटू 20% इज इक्वल टू 3750। ये आपका लोडिंग भी रेडी आपके पास यहाँ पे, और स्टॉक लाइन विद कस्टमर भी रेडी। लोडिंग को अपन माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि हम इसको सेपरेटली दिखाते हैं एज अ, कैसे दिखाते हैं बताओ? सेपरेटली कैसे दिखाते हैं इसको? सेपरेटली कैसे दिखाते हैं? टू Inventory reserve. Inventory reserve. स्टॉक रिजर्व है। काय का इन्वेंटरी? इन्वेंटरी रिजर्व फर्स्ट टाइम सिखाया तुमको, इन्वेंटरी रिजर्व। स्टॉक रिजर्व सिखाया था मैंने मॉड्यूल में से, कॉपी पेस्ट मत बोला करो। हाँ, इन्वेंटरी रिजर्व थोड़ी बोला है मैंने, स्टॉक रिजर्व बोला था ना पहले, इन्वेंटरी रिजर्व थोड़ी बोला है भाव कॉस्ट के लिए। देखो तो, फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको सिखाया था क्या लिखा था मैंने? इन्वेंटरी रिजर्व क्या तो स्टॉक रिजर्व सिखाया था? हाँ, इन्वेंटरी, सॉरी इन्वेंटरी। ओके, यस यू आर राइट, इन्वेंटरी रिजर्व। ओके, मेरे को लगा मैंने तुमको स्टॉक रिजर्व सिखाया। ओके, सो बाय गुड्स लाइंग विद द कंसाइनमेंट 20,250 यहाँ पे। ओके, 20,250 और उसके ऊपर लोडिंग टू इन्वेंटरी रिजर्व, टू इन्वेंटरी रिजर्व दैट इज लोडिंग, भी हमने यहीं से नीचे से ले लिया, और वो क्या है अपना, वो भी हम ले लेंगे यहाँ पे 3750। फाइनली आई गेस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस शायद से लॉस आ रहा है बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ रह गया है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल करते हैं। टोटल यहाँ पे इतना आया। ओके, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस इन शॉर्ट लॉस है, इन शॉर्ट लॉस है। यहाँ में से अपन सारे खर्चे या इनकम माइनस करेंगे, 38 रुपए का लॉस। मैं ऊपर का एक बार देखो, वापस नीचे वर्किंग नोट एक बार दिखा देता हूँ, वापस एक बार दिखा देता हूँ, पहले ऊपर को कंप्लीट करो। एंड फाइनली जो बैलेंस बैंक में सेटलमेंट होगा वो होगा 81,062। ये यहाँ पे आपका ये बैलेंसिंग फिगर, ये भी बैलेंसिंग फिगर, ऊपर की भी बैलेंसिंग फिगर, ऊपर की भी बैलेंसिंग फिगर, नीचे की भी बैलेंसिंग फिगर। लिख के लो, फिर मैं आगे आपको करवाता हूँ। नीचे दिखा देता हूँ एक बार, बैलेंसिंग, ठीक है, ये आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्लोज। नीचे दिखा देता हूँ आपको, पहले ये लिख के लो। लिखा आपने? आई होप आपने लिखा होगा। चलो आगे देख लो, यहाँ पे नीचे क्या रहेगा तुम्हारा, देख लो अभी। तो वन एक्चुअली मैंने ऐसे ही बस टाइम पास के लिए आपको बोला था, होमवर्क करने के लिए, बट आई नो कि मुझे ही सिखाना पड़ेगा ये सब, तो आई हैव टॉट यू। नाउ लेट अस गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 3। एक बार तुम दिखाओ ना पूरा। देखेगा बेटा पूरा, कौन सी भी हालत में नहीं देखेगा। ये ले, पूरा नहीं दिखेगा आई बिलीव, ये देख पूरा नहीं दिखेगा, इससे भी छोटा किया तो और ही मुश्किल आ जाएगा। ये ले, इससे छोटा, ये ले, यहाँ पे ये पूरा आधा अधूरा दिखेगा। ये ले, ये ले पूरा सा स्क्रीन पे। ओके सर। ओके डन। चलो सम ओवर
अच्छा लगा ये सम? यस एवरीवन? अरे कंसाइनमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या नहीं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। आ जाओ, नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं अभी, ठीक है? एक मिनट, टिल दैट टाइम आई हैव टू मेक वन कॉल। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व पढ़ो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व 400 एंड क्या क्या ना 488 ना, करेक्ट ना? 488 ना? अरे हाँ, Yes, sir. चलो हमको 500 होने वाले हैं पक्का, मुझे लगता है। चलो अच्छा है, 500 होने वाले। थ्योरी पहला चैप्टर पूरा थ्योरी है, उसमें तो कोई सम्स है नहीं, बट स्टिल चलो आ जाओ। रीड इट आउट एवरीवन, स्टार्ट रीडिंग। ओके, सर थर्ड क्या फोर्थ? थर्ड अनसॉल्व टेक्स्ट बुक का थर्ड अनसॉल्व पेज नंबर 6.67। मिस्टर वाई कंसाइन 800 पैकेट्स। पढ़ लो मैं Okay, let us go ahead. Yes, everyone, let us go ahead. Question number 3 unsolved. Mr. Y consigned 800 packets of toothpaste, each packet containing 100 toothpaste. एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है और वैसे उसने 800 पैकेट कंसाइन किए, Y ने कंसाइन किए। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट वाज 900। हर पैकेट की कीमत 900 रुपए है। तो मेरा आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक टूथपेस्ट कितने का? अरे बोलो ना, एक टूथपेस्ट कितने का? वन टूथ कितने का? 9 रुपए का। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, क्योंकि ये चीज अभी काम में आने वाली है आगे। या नहीं तो अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, टेल मी द वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइंड। टेल मी द वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइंड, मतलब कितना कितना गुड्स कंसाइन किया हमने? 800 पैकेट इंटू 900 रुपए पर पैकेट दिया गया है ना, तो कितने के गुड्स कंसाइन हो गए? अरे बोलो ना, 800 इंटू 900, जल्दी बोलो। 800 7,20,000 लिख के लो, 7,20,000। 800 इंटू 900, 800 इंटू 900, होल्ड ऑन। हाँ हाँ ठीक है, तो नेती पहुंच के मुझे फोन करना, या नहीं तो मुझे जरा लाइव लोकेशन भेज दे, ठीक है? ओके ओके फाइन। सो 800 इंटू 900, ठीक है। मिस्टर वाई स्पेंड 100 पर पैकेट एज कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। जो भी आगे के नाम दिए गए हैं, कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, फॉरवर्डिंग चार्जेस, डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट? जल्दी बताओ फास्ट। डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट? Everyone, you are there with me? Mr. Y spent 100 rupees per packet. सर आपकी आवाज नहीं आ हाँ हाँ, अब बीच में फोन आया था, अभी ठीक है? आवाज कट रही। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, नो सर, अभी तक अटक रही। अभी ओके ओके। Everyone now, whether I am audible or not audible? यस सर। Fine, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Mr. Y spent 100 rupees per packet
as cartage, freight, insurance and forwarding charges. तो cartage, freight, insurance and forwarding charges are what? Direct या indirect? Direct expenses. लिख के लो DE. डायरेक्ट DE पब्लिक में NRE. NRE मतलब non recurring expenses. One packet was lost on the way. एक पैकेट लॉस्ट हो गया एंड वाई ने लॉन्च किया क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी और उसको 570 रुपए एज अ क्लेम मिला ऑन एवरेज बेसिस. एवरेज बेसिस बोलो, सुपर प्रॉफिट बेसिस बोलो, कोई भी बेसिस बोलो, कितने पैसे मिले? 570. बोलो एक पैकेट की कितनी कीमत थी? बोलो एक पैकेट की कितनी कीमत थी? बताओ जल्दी. अरे बोलो ना, एक पैकेट की कीमत कितनी थी? 900 रुपए थी ना एक पैकेट की कीमत. अरे बोलो ना, 900 रुपए थी ना, हाँ या नहीं? यस सर. Yes, sir. उसके ऊपर फ्रेट का Yes, sir. कितना था? उसके ऊपर पर पैकेट फ्रेट का कितना खर्चा किया था? कितना? 100. Sir. 100. तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ वन पैकेट कितना हुआ? टोटल कॉस्ट ऑफ वन पैकेट कितना हुआ? 1000 1,000. पैसा मिला. सर इंश्योरेंस आवाज किसका आ रहा? सर आपकी आवाज फट रही है. Your voice अच्छे से नहीं आ रही. वॉइस फट रहा है सर. 900 रुपए का कॉस्ट था, 100 रुपए का फ्रेट चार्जेस इंकर हुआ, टोटल हुआ 1000 रुपए. 1000 में से हमको इंश्योरेंस कंपनी के पैसे आए हैं 570, बचा हुआ 430 रुपए का नुकसान. ओके, अभी क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. ओके. Yes, sir. 1000 रुपए में से 570 रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने बेयर किया, 430 रुपए का नुकसान. जर्नल एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 570, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या लॉस ऑन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 430, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1000. क्लियर क्या नहीं? अरे क्लियर क्या नहीं? यस और नो? यस और नो? Yes. यस सर. Consignment took the Yes, sir. of the rest of the packets. Rest of the packets मतलब कितने गए उसके पास? बताओ. 800 पैकेट में से एक बर्बाद हुआ. कितने पैकेट्स की डिलीवरी ली उसने? 799. 799. कहीं एरो करो, बुक को खराब करो. 799 पैकेट्स. 799 रेस्ट के नीचे बुक को खराब करो, 799 लिखो. Spent 39,950 as other non-recurring expenses and 22,500 as recurring expenses. बताओ वैल्यूएशन के लिए कौन सा उठाओगे? नॉन रिकरिंग क्या रिकरिंग? जल्दी बोलो. Non-recurring. 39,950. क्या इसको आप डिवाइडेड बाय 799 करके पर यूनिट बता सकते हो क्या? पर पैकेट बता सकते हो क्या? जल्दी बताओ मुझे. 39,950 डिवाइडेड बाय 799 पर पैकेट कितना हुआ? जल्दी बताओ. 50. 50 मतलब 50 रुपए पर पैकेट का खर्चा है. आगे जाके काम में आने वाला है ये. He sold 740 packets at a rate of 12 per toothpaste. तो आप अभी पेपर में क्या करते थे मालूम है क्या? 740 into 12 करके आ जाते थे. और ये वाला कंसाइनमेंट बहुत बुरे लॉस में दिखता था. क्यों? क्योंकि आप खरीदी कर रहे हो पैकेट के रेट पे और आपको बेचा गया है 12 रुपए. सेलिंग प्राइस किसकी दी? आप बोलोगे क्या? पर टूथपेस्ट की दी है. अब बताओ आप क्या सिर्फ 740 into 12 करने वाले हो या 740 into 12 into 100 करोगे? अरे बोलो ना, 740 into 12 into 100 करोगे. बताओ क्या करने वाले हैं अभी तुम? अरे बोलो, दिमाग लगाओ. बेसिक सेल कैसे किया? 100 into 100. तो ये आपको गड़बड़ में ऐसा डाल के ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ. 740 into 12 into 100 करना है बच्चा लोग. अब बताओ आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 740 into 12 into 100 कितनी हुई? यस, 8,88,000. 8,88,000. क्लियर. आगे. He was entitled to 2% commission on sales plus 1% Dell Credit commission. उसको 1% एक्स्ट्रा Dell Credit commission दिया गया है. हम पढ़ेंगे और उसको क्लोज करेंगे. और तो मैं 2% कमीशन रेगुलर सेल्स पे भी है और 10% Dell Credit commission भी है, वो हम आगे देखेंगे. You are required to prepare consignment account, calculate the cost of inventories at the end, abnormal loss and the profit on loss on consignment. चलो करते हैं अपन. आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 3.
आपको सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बोला है बनाने के लिए, आगे कुछ नहीं बोला है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वो तो हम निकालेंगे वर्किंग नोट में, एबनॉर्मल लॉस वो भी हम निकालेंगे वर्किंग नोट में, प्रॉफिट और लॉस ऑन द कंसाइनमेंट वो तो हमको उसी अकाउंट में पता चल जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में पता चल जाएगा। चलो आ जाओ, और तो उसका अकाउंट बोला नहीं है, कंसाइनी का अकाउंट नहीं बोला है। चलो आ जाते हैं, तो अपने को मेन ये सारे वर्किंग नोट जो है ये सॉल्यूशन में आ जाएंगे, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज वर्किंग नोट, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे 488, क्वेश्चन नंबर 488 कर दो यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मतलब मिस्टर वाई, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी का नाम ही नहीं दिया, दिया है क्या कंसाइनी का नाम? नाम ही नहीं दिया है ना, अरे बोलो ना, दिया ही नहीं ना, कंसाइनी का नाम ही नहीं दिया है, कंसाइनमेंट अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस, सिंपल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यस यहाँ पे लोडिंग बोर्डिंग है क्या? नहीं सर, बहुत सिंपल सम लग रहा है। विजय अकाउंट भी नहीं बोला है किसी का, कंसाइनी अकाउंट भी नहीं बोला है बनाने के लिए। तो ये सारे वर्किंग नोट एक्चुअली आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, एक्चुअली आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक्सेप्ट कमीशन के लिए तो वर्किंग नोट ही कहलाया जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ब्रैकेट में 800 पैकेट्स into rupees 900 800 into 900 720, लोडिंग नहीं है उड़ा दो यहाँ पे। बाय कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम सच में नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। बाय कंसाइनी अकाउंट, बाय कंसाइनी अकाउंट कितना बेचा उसने? 740 पैकेट्स इनटू 12 फॉर टूथपेस्ट टीपी लिख देता हूं मैं, इनटू 100 पीसेस, इनटू 100 पीसेस, इनटू 100 टीपी टूथपेस्ट। 740 into 12 into 100 हो गया आपका। नेक्स्ट, उसने कुछ खर्चा किया, रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों किया, तो हमने भी किया उसने भी किया, हमने किया है 100 पर पैकेट, 100 पर पैकेट, ब्रैकेट में 100 into 800 पैकेट्स, into 800 पैकेट्स, 8000 हमने खर्चा किया, उसने कुछ खर्चा किया है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों। तो कंसाइनी अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे अपन रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग है 39,950, 80,000 आएगा ना तो 800 एक्सपेंस। अच्छा हाँ सॉरी 100 रुपए 80,000 यस इनटू 100, 39,950, उसके नीचे है 22,500, ले लो बाहर ले लो। ये हो गया रिकरिंग नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट कमीशन, अपन उसके लिए वर्किंग नोट अच्छे से बनाएंगे, नंबर 1 करेंगे उसका। लोडिंग बोर्डिंग आने नहीं वाला है यहाँ पे सम में, प्रॉफिट एंड लॉस का अपन बाद में देखेंगे। कंसाइनी सेल हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय ट्रांजिट होने वाला है, लॉस्ट इन ट्रांजिट, उसके लिए वर्किंग नोट नहीं करेंगे क्योंकि आपको बोला गया है निकालने के लिए एबनॉर्मल लॉस, बोला गया है निकालने के लिए, ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हो, वर्किंग नोट नहीं। क्यों? क्योंकि आपका आंसर ही पूछा गया है, आपको आंसर ही पूछा गया है।
आंसर ही पूछा गया है, देखेंगे अपन, ठीक है। चलो आंसर पूछा गया है, सॉल्यूशन में ही लिखना है, वर्किंग नोट में। इसके नीचे लिखना एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। मैं लो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस एक आइटम है, सिर्फ वन पैकेट का एबनॉर्मल लॉस है, ओके। वैल्यू ऑफ वन पैकेट या कॉस्ट ऑफ वन पैकेट, कॉस्ट ऑफ वन पैकेट, ओके, 1 into 900 हो जाएगा। Add proportionate cost of direct expenses incurred by the consignee 100 rupees per पैकेट दिया गया था, ₹100 पर पैकेट उसने खर्चा किया था, तो add 100 कर दो यहाँ पे, सिंपल। टोटल हो गया आपका ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस, ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस 1000 आ गया, लेस लोडिंग वोडिंग है नहीं, लेस इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 570, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 430। आपके पास यहाँ पे बाय इंश्योरेंस क्लेम, सॉरी बाय इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 570 and by profit and loss account, by profit and loss account 430 ब्रैकेट में अभी दिखा सकते हो एबनॉर्मल लॉस। जो चीज वर्किंग नोट में रहती है वो यहाँ पे है आपको आराम से। स्टॉप लाइन विद कंसाइनी भी वर्किंग नोट नहीं है, आंसर में ही पूछा गया है। लोडिंग वोडिंग का तो सवाल आने नहीं वाला है। ये इफेक्ट हो गया, सेल हो गया, ये हो गया, अभी कमीशन बचा है और फाइनली स्टॉक लाइन विद कंसाइनी। कमीशन आवर लेते हैं अभी। अब लोग बिल क्रेडिटर कमीशन एडिशनल कमीशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इस पूरे सम में बैड डेट्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। अगर बैड डेट्स आता था तो उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती थी एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे कुछ बैड डेट्स नहीं है। बिल क्रेडिटर कमीशन एडिशनल कमीशन दी जाती है, क्यों? क्योंकि अगर कुछ बैड डेट्स होते हैं तो वो कंसाइनर का लॉस नहीं होगा, कंसाइनी का लॉस होगा। इसके लिए उसको रिस्क के लिए एडिशनल कमीशन दी जाती है, एडिशनल। तो 2% सेल के ऊपर, 1% भी सेल के ऊपर, तो दोनों का दोनों हो जाते हैं 3%। तो अपन दोनों अलग अलग दिखा देंगे। 2% 8,88,000 के ऊपर और 1% 8,88,000 के ऊपर अलग लिखा देंगे, लिख देंगे यहाँ पे। ऑर्डिनरी कमीशन 2% ऑन 8,88,000, 8,88,000 कितना आ जाता है बताओ? ऑर्डिनरी कमीशन हो जाएगा आपका 8,88,000 के ऊपर 2% कितना आता है? 17,760, 17,760। और बिल क्रेडिटर कमीशन जो होता है ये एडिशनल कमीशन में पढ़ाता हूँ आपको, टेंशन मत लो, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। बिल क्रेडिटर कमीशन 1% ऑन अगेन 8,88,000 पढ़ाने वाला हूँ। बिल क्रेडिटर कमीशन 1% जो आ जाएगा 8,880। तो आपके पास टोटल कमीशन हो जाती है बच्चा लोग, टोटल कमीशन जो हो जाएगी आपके पास 17,760 प्लस 8,880 इज इक्वल टू, बता दो मुझे, 17,760 26,640, 26,640। प्लीज मॉड्यूल का आंसर चेक मत करो, मैं सिखा रहा हूँ आपको। क्यों मॉड्यूल का आंसर चेक करोगे? 26,640 ये आपके कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट आता था, लेकिन कंसाइनी का अकाउंट बोला नहीं गया है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे भी वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट नंबर 1 कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। नेक्स्ट आपका इसको वर्किंग नोट हटा देंगे क्योंकि ये वर्किंग नोट नहीं है, ये आपका आंसर ही है। स्टॉक लाइन विद कंसाइनी कितने पैकेट? 800 पैकेट लॉस्ट हो गया,
एक लॉस्ट हो गया, और कितने बेचे, 740 बेचे, बरोबर, 740 सोल्ड, 740 सोल्ड। तो बताओ कितना अवेलेबल, बताओ कितना अवेलेबल, बताओ मुझे, अरे बोलो ना कितना अवेलेबल। 800 में से एक गया अवेलेबल स्टॉक, 700 में से एक गया 799, 799 में से 740 गए, बचता है 59 अवेलेबल। अरे हाँ या नहीं, बोलो ना यस और नो। यस सर। Yes, sir. ये चीज हमेशा पहले करके लेने की और फिर आगे पढ़ने का। आई एम वेटिंग नाउ। आपका अगर कुछ आगे पीछे रह गया है तो कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल 59 पैकेट्स इनटू, बताओ क्या करूंगा मैं, 59 पैकेट्स इनटू, बताओ क्या करूंगा, जल्दी बताओ। इनटू 900 रुपए बाबा, रुपए 900 जो बेचा गया है, भेजा गया है। 59 इंटू 900 हो जाता है आपका 53,797 100। ये कैलकुलेशन नहीं दिया गया है मॉड्यूल में, मैं करवा रहा हूँ आपको, नहीं दिया गया है। प्रपोर्शनेट कोड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी 100 रुपए पर पैकेट, 100 रुपीज पर पैकेट किया था उसने, तो वो क्या हो जाएगा 59 पैकेट्स इनटू 100 रुपीज, कितना हुआ 5,900, ऐड कर लो 5,900, ऐड प्रपोर्शनेट कोड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, बोलो वापस। प्रपोर्शनेट अगर लेना है किसका लोगे, रिकरिंग का नॉन रिकरिंग, वापस वही क्वेश्चन 10 बार पूछ रहा हूँ। रिकरिंग का Non-recurring. नॉन रिकरिंग विल बी कंसिडर्ड, लिखो बड़े अक्षरों में, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर्ड, विल ओनली बी कंसिडर्ड, विल ओनली बी कंसिडर्ड, बड़े अक्षरों में लिख के लो और फिर ब्रैकेट में डाल दो 39,950 डिवाइडेड बाय 799 पैकेट्स इनटू 59 पैकेट्स। बड़ा चीज इंपॉर्टेंट, डिवाइडेड बाय 799 पैकेट्स को हाईलाइट, 799 पैकेट्स को हाईलाइट। जैसे कल भी दो सम में मैंने आपको डिनोमिनेटर को हाईलाइट करने को बोला था, यहाँ पे भी वही चीज बोल रहा हूँ मैं। 39,950 डिवाइडेड बाय 799 इनटू 59, 2,900 950 आता है क्या? 50 रुपए नॉन रिकरिंग की वैल्यू नहीं लिखी। दी गई है ना, रिकरिंग नहीं लेंगे, रिकरिंग नहीं लेंगे हम, रिकरिंग नहीं लेंगे। नॉन रिकरिंग सर, नॉन रिकरिंग। 39,950 ही है, आ गया, बराबर आ गया सब। वैल्यू ऑफ स्टॉक लाइन विद कंसाइनी क्या हमारा सब रेडी। इन तीनों की टोटल 61,950, 61,950 समझा ये सम। ये 61,950 को अपन करेंगे हाईलाइट, बॉक्स कर देंगे, सब कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 61,950 and finally profit and loss निकालेंगे, that's it. Credit side seems to be heavy, to profit and loss account, to profit and loss account, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट हुआ अपना 950 minus sum of all expenses 61,860 हो गया हमारा सम रेडी। यस यस हो गया अपना सम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है कंसाइनमेंट के ऊपर, अगर बोलो ना होल्ड आ रहा है कि नहीं, डिफिकल्ट आ रहा है कि तुमको, यस सर। होल्ड आ गया है कि नहीं आ गया सबको, अरे हाँ या नहीं बोलो ना। कंसाइनमेंट समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, बोलो। यस सर। ओके चलो आ गया, तो इसको अपन क्लोज करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही ज्ञान, ठीक है। आपको मैं होमवर्क आज भी एक्चुअली नहीं दे पाऊंगा। अरे हाँ,
क्या हुआ? मॉक टेस्ट पेपर भेजा था, किया कि नहीं? मैं आंसर भेजू कि नहीं? कब भेजू बोलो? आज भेजू क्या? सॉल्व किया है कि नहीं किया है? संडे। संडे, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर का आंसर संडे भेज रहा हूं मैं, शाम को 5 बजे। उसके आगे मैं नहीं रुकने वाला, मैं शाम को 5 बजे, ठीक है। मॉक ओके टेस्ट सर। करो, फाइन। इसका अभी ज्यादा कंसाइनमेंट को 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन में आवर लेंगे। फिर तुम्हारा बाकी बचता है वो थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट है बहुत लंबा, लेकिन आपको उसमें से कॉन्सेप्ट बहुत सारे हो चुके हैं पहले से ही, बहुत सारे हो चुके हैं। 11वीं 12वीं में भी कितनी बार वही कॉन्सेप्ट हो चुका है। वही चीज बस पढ़नी है हमको, देखना है, बस ग्लैंस करना है फटाफट। ओके, जितना हमको लगता है इंपॉर्टेंट हम करेंगे, जितना नहीं है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि पेपर में आने की गुंजाइश क्या है, इसमें 8 से 10 मार्क की गुंजाइश है। 100 पेजेस में से 8 से 10 मार्क का कौन सा आएगा बोलते नहीं आता, बट बहुत लंबा है, ठीक है। 96 पेजेस का है, लेकिन अपन करेंगे 5 से 6 दिन लगेंगे अच्छा खासा। थ्योरी का हमको 2-2 घंटा सफिशिएंट है। 2-2 घंटा करके 5 दिन में तुम्हारा आवर जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू, बाय बाय बाय, सर। बाय बाय, Bye, sir. बाय एवरीवन, Bye, sir. सी यू।